मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजस्थान के रेगिस्तान में रात के वक्त हवाएं एक अजीब सी आवाज़ निकालती है। ना सीटी ना ठीक रोना, कुछ बीच का। जो लोग उस इलाके में पले बड़े हैं वो कहते हैं कि ये रेत की आवाज़ है। रेत सांस लेती है, रेत याद रखती है। विकास और राहुल ने कभी ये बातें ध्यान से नहीं सुनी थी। दोनों दोस्त हैं, पुराने पक्के। जयपुर के एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और जब जिंदगी ने पहली बार ठोकर मारी तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया था। विकास थोड़ा ज़्यादा बोलने वाला था, राहुल थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला, मगर दोनों में एक चीज़ एक सी थी, हिम्मत, और शायद थोड़ी ना समझी भी, जो जवानी में हिम्मत जैसी ही दिखती है। कुछ साल पहले जब दोनों की नौकरियां छूट गई, एक कंपनी बंद हुई, दूसरी ने छाटनी की, तो दोनों ने मिलकर सोचा कि अब किसी और की नौकरी नहीं करनी, खुद का कुछ करना है। लंबी बातें हुई, चाय के कई दौर चले और आखिर में एक आइडिया पर दोनों रुक गए, टूरिज्म। जयपुर वैसे भी सैलानियों का शहर था। राजस्थान हेरिटेज टूर्स नाम की एक कंपनी थी जो गाइडेड बस टूर चलाते थे, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर। कंपनी को ड्राइवर चाहिए थे, भरोसेमंद, जो लंबे रूट पर मुसाफिरों को सही सलामत पहुंचाएं। विकास और राहुल दोनों के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस था। काम मिल गया। पहले कुछ महीने सब ठीक रहा, रूट जाने पहचाने थे, दिन की रोशनी में सफ़र होता था, होटल पहले से बुक रहते थे। मगर धीरे धीरे कंपनी ने शेड्यूल बदलना शुरू कर दिया। कभी देर से निकलना, कभी रास्ते में रुकना, कभी ऐसे रूट जिनके बारे में जीपीएस भी पक्का ना हो। विकास कभी कभी शिकायत करता, राहुल समझाता, पैसे आ रहे हैं भाई, ज़्यादा मत सोच। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बस में कुल 14 लोग थे, एक परिवार, दिल्ली के एक अमीर घर के लोग, बड़े बुजुर्ग, 2 जोड़े, 3 बच्चे और एक बुजुर्ग दादी जो सीट पर बैठते ही सो गई थी। वो जैसलमेर जा रहे थे, रेत के टीले देखने, ऊँट की सवारी करने। सूरज ढलते वक्त राजस्थान की उस रंगत को देखते जिनके बारे में इतना सुना था। विकास उस रात ड्राइव कर रहा था, राहुल बगल वाली सीट पर बैठा था, नक्शा और फ़ोन हाथ में, रूट ट्रैक करता हुआ। जोधपुर पीछे छूट चुका था। अब जो रास्ता था वो रेगिस्तान के बीचों बीच से गुजरता था। दाएं बाएं बस रेत, रेत और रेत। कभी कभी कोई झाड़ी, कभी कभी दूर कहीं किसी जानवर की आंखें हेडलाइट में चमकती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। रात के करीब 9 बज रहे थे। राहुल ने कुछ देर पहले ही जीपीएस खो दिया था, सिग्नल कमज़ोर था, मैप फ्रीज हो चुका था। उसने फ़ोन बंद करके फिर से चालू किया, मगर नेटवर्क एक भी डैश नहीं था। विकास ने शीशे से बाहर देखा। आसमान में तारे थे, बेशुमार, जैसे किसी ने मुट्ठी भर भर कर बिखेर दिए हों। कोई दूसरी रोशनी नहीं। राहुल, आगे कितना है? कोई कस्बा? पता नहीं यार, नक्शे में था तो मगर जीपीएस नहीं है अभी। कोई होटल साइन दिखे तो बोलना, इस अंधेरे में आगे बढ़ना मुझे ठीक नहीं लग रहा। मगर होटल था कहाँ?
जहां तक हेडलाइट की रोशनी जाती थी बस एक सीधी पुरानी टूटी फूटी सड़क थी। दोनों तरफ रेत के छोटे छोटे टीले, कोई बोर्ड नहीं, कोई बत्ती नहीं, कोई आबादी का निशान नहीं, बस चलती रही। फिर अचानक एक झटका, विकास ने ब्रेक दबाया, बस हिली। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर जैसे उसने हार मान ली। इंजन की आवाज बंद हो गई। हेडलाइट एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर वही, बस डैशबोर्ड की हल्की सी नारंगी रोशनी। विकास ने इग्निशन मारा, कुछ नहीं, फिर मारा। इंजन कराहा मगर चालू नहीं हुआ। पीछे से आवाजें आने लगी। बच्चे जाग गए थे। एक औरत ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ। दादी जो सो रहे थे वो भी उठ बैठे। राहुल ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, ठीक हो जाएगी। मगर उसकी आंखें विकास से मिली तो दोनों को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। दोनों नीचे उतरे। रात का अंधेरा गहरा था, शहर वाला अंधेरा नहीं जहां दूर कहीं कोई ना कोई रोशनी हो, बल्कि रेगिस्तानी अंधेरा जो इंसान के बिल्कुल करीब आ जाता है। हवा में एक खामोश सरसराहट थी, रेत की वो आवाज जो पुराने लोग सुना करते थे। विकास ने टॉर्च निकाली और इंजन का ढक्कन उठाया। राहुल बगल में खड़ा होकर देखने लगा। दोनों को मैकेनिक्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी, बस बेसिक चीजें। उन्होंने पाइप्स देखे, तारे देखें, कूलेंट चेक किया, सब ठीक लग रहा था, मगर बस थी कि चालू ही नहीं हो रहे थे। जैसे उसने खुद फैसला कर लिया हो कि आज यहीं रुकना है। राहुल ने कंपनी का नंबर डायल किया, नो सिग्नल। विकास ने ट्राई किया, नो सिग्नल। एक बच्चे का फोन था, उसमें भी नहीं। वो 14 लोग, एक बंद बस, रात के 9 बजे रेगिस्तान के बीच, और दूर दूर तक कोई नहीं। करीब 20 मिनट गुजरे होंगे। विकास इंजन के पास बैठा हुआ था, राहुल सड़क पर टहल रहा था। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई गाड़ी आएगी, मगर उस रात उस रास्ते पर कोई गाड़ी नहीं आई। फिर एक आवाज आई, पहले धीमी, इतनी धीमी कि लगा शायद हवा है, मगर फिर थोड़ी और साफ हुई। एक लय थी उसमें, जानवरों के पाँव की आवाज, जमीन पर एक तरतीब से, और साथ में पहियों की धीमी चरमराहट। राहुल रुक गया। विकास ने टॉर्च उठाई। अंधेरे में से धीरे धीरे एक बैलगाड़ी निकली। 2 बैल, सफ़ेद बड़े, जिनके गर्दन पर घंटियां थी जो बिल्कुल नहीं बज रहे थे। गाड़ी लकड़ी की थी, पुरानी, जिस पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, सिर पर साफा, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, आंखें छोटी मगर तेज। उसने गाड़ी रोकी, खुद ही बोला, बस खराब हो गई क्या? विकास ने हाँ कहा। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ, फिर वापस उनकी तरफ। बोला, 3 किलोमीटर आगे धर्मशाला है, होटल वोटल बुलाते हैं उसे, मगर वो वही पुराना धर्मशाला है। मैं पहुंचा दूंगा, 2 चक्कर में सबको ले जाऊंगा। विकास और राहुल ने एक दूसरे को देखा। कोई ऑप्शन नहीं था। बस के अंदर बच्चे थे, औरतें थी, बुजुर्ग थीं। रात और गहरी होने वाली थी। राहुल ने पीछे जाकर सबको बताया, धीरे समझाते हुए, माफ़ी भी मांगी। लोग परेशान थे, थोड़े नाराज भी, मगर बैलगाड़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार सबने मान लिया। पहले चक्कर में 10 लोग गए, औरतें, बच्चे और दादी। विकास बस के पास रुका, राहुल साथ गया। बूढ़े ने बैलों को हाँका, बैलगाड़ी अंधेरे में घुस गई। करीब 25 मिनट बाद राहुल वापस आया। पहुंचा दिया? हाँ,
धर्मशाला है, छोटी सी मगर साफ सुथरी। मालिक ने कहा कि कल सुबह मैकेनिक भेज देंगे। दूसरे चक्कर में बाकी के 4 लोग गए। विकास और राहुल ने बस लॉक की, सामान अंदर था, चाबी राहुल की जेब में, टॉर्च बुझाई, बस के दरवाजे पर ताला लगाया। बूढ़ा पहले ही बैलगाड़ी पर बैठा था, दोनों उसके पीछे चढ़ गए। बैलगाड़ी चली। रात गहरी थी, तारे ऊपर थे, रेत नीचे। हवा में अब कुछ ठंडक आ गई थी। राहुल थका हुआ था, वो गाड़ी की लकड़ी से टेक लगाकर बैठ गया। विकास बूढ़े के पीछे था, थोड़ा अलर्ट। बूढ़ा चुप था, बैलों से कभी कभी एक छोटी सी आवाज में बात करता, 1 शब्द 2 शब्द, जैसे कि वो समझते हों। बैल सड़क पर बड़े तरतीब से चलते थे। घंटियां थी मगर बजती नहीं थी। विकास की नज़र भटकती रही, रेत पर, आसमान पर, दूर किसी टीले पर, फिर नीचे बूढ़े के पांव। वो धोती पहने हुए था, धोती घुटनों तक थी, पांव धरती की तरफ लटके थे। विकास ने देखा और देखता रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। रात है, रोशनी नहीं है, शायद एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है। उसने झुककर थोड़ा और ध्यान से देखा। नहीं, धोखा नहीं था। बूढ़े के दोनों पांव उल्टे थे, एड़ी आगे थी, उंगलियां पीछे। विकास का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने राहुल की बाह पकड़ी, जोर से, इतने जोर से कि राहुल की नींद टूट गई। क्या हुआ? राहुल ने धीमे से कहा। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस नजरों से नीचे इशारा किया। राहुल ने देखा, दोनों वहां बैठे रहे, पत्थर की तरह, सांस रोककर। बैलगाड़ी चलती रही, बूढ़ा आगे बैठा रहा, बैल चलते रहे। धर्मशाला की रोशनी दिखी तो दोनों को यकीन नहीं हुआ। बैलगाड़ी रुकी। बूढ़े ने पलट कर नहीं देखा, बस हाथ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, उतर जाओ। दोनों उतरे, तेज कदमों से, लगभग दौड़ते हुए धर्मशाला के दरवाजे तक पहुंचे। पीछे मुड़कर देखा, बैलगाड़ी नहीं थी, सड़क खाली थी, रेत थी, अंधेरा था, जैसे कुछ था ही नहीं। धर्मशाला के अंदर बाकी सब थे, बच्चे जो सो चुके थे, औरतें थकी हुई बैठी थी। धर्मशाला का मालिक एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम मनोहर लाल था, चाय बना रहा था। विकास और राहुल सीधे उसके पास गए। वो बूढ़ा जो बैलगाड़ी लेकर आया था, राहुल ने धीरे से कहा। वो कौन था? मनोहर लाल ने चाय का ग्लास नीचे रखा, उनकी तरफ देखा, फिर बाहर की तरफ देखा, फिर बिना कोई हैरानी दिखाए बोला, तो आज भी आया। मनोहर लाल ने जो बताया वो उसने धीमी आवाज में चाय की चुस्कियों के बीच बताया। बाहर हवा चल रही थी। उस इलाके का नाम था रामसर। 70 साल पहले, जब वो सड़क बनी भी नहीं थे, वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी, कुछ घर, एक कुआं, एक छोटा सा मंदिर। उस बस्ती में एक बूढ़ा रहता था, हरिया काका। असली नाम था हरिशंकर, मगर सब हरिया काका बुलाते थे। हरिया काका के पास बैलगाड़ी थे। पुराने ज़माने में जब कोई गाड़ी नहीं होती थी तो रेगिस्तान में फंसे मुसाफिरों की मदद वही करता था। रात हो, दिन हो, आंधी हो, लू हो, अगर कोई तकलीफ में होता तो हरिया काका बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ता। उसकी कोई औलाद नहीं थी, बीवी बरसों पहले गुजर चुकी थी। बस 2 बैल थे और एक काम, रास्ते में किसी को तकलीफ में मत छोड़ो। मनोहर लाल के दादा ने उसे देखा था। कहते थे कि एक बार उनके काफिले की गाड़ी टूट गई थी।
आधी रात उसी रास्ते पर और हरिया काका आया था बिना बुलाए, जैसे उसे पहले से पता हो। हरिया काका की मौत का किस्सा दर्दनाक था। एक रात मनोहर लाल ने बताया कि बरसात का मौसम था जो उस इलाके में कभी कभी आता था। एक परिवार फंसा था, पानी भर गया था रास्ते पर, गाड़ी धंस गई थी। हरिया काका गया था उन्हें निकालने, सबको पार करवाया एक एक करके। आखिरी चक्कर में जब वो खुद पार करने वाला था, पानी का बहाव तेज हो गया, बैलगाड़ी पलट गई। हरिया काका नहीं बचा। जिस परिवार को उसने बचाया वो सब सही सलामत थे। हरिया काका चला गया था। बस्ती वाले उसकी लाश ढूंढने गए, मिले रेत में पानी उतरने के बाद, मगर उसके पांव देखकर सब कांप गए। पानी के बहाव में किसी पत्थर में फंसकर उसके दोनों पांव पलट गए थे। तो वो भूत है? विकास ने पूछा, आवाज कांप रही थी। मनोहर लाल ने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली। भूत है या रूह ये मुझे नहीं पता, मगर जो मुझे पता है कि वो ये है कि जब भी इस रास्ते पर कोई रात को फंसता है, हरिया काका आता है, सबको पहुंचाता है, और जब तक सब सही सलामत नहीं हो जाते हैं वो जाता नहीं। धर्मशाला में खामोशी छा गई। बाहर हवा थोड़ी तेज हो गई। मेरे दादा कहते थे कि हरिया काका को उस रात मरना नहीं था, वो बचता अगर एक चक्कर और ना लगता, मगर उसने सोचा कि एक आदमी और बाकी है तो वो गया। यही उसकी आदत थी, एक को भी मत छोड़ो रास्ते में। विकास ने जमीन पर नजरें गड़ा ली। उसे याद आया बूढ़े ने 2 चक्कर लगाए थे, पहले 10 लोग, फिर 4 लोग, और जब सिर्फ वो दोनों बचे थे तब भी आया, एक को भी मत छोड़ो। रात को दोनों एक कमरे में थे, नींद किसी को नहीं आई। राहुल छत की तरफ देखता रहा। विकास कभी कभी आंखें बंद करता, मगर जैसे ही करता वो उल्टे पांव दिखते हैं। उसने कई बार सोचा कि शायद उसने गलत देखा, अंधेरा था, थकान थी, मगर राहुल ने भी देखा था और राहुल ने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि राहुल को कहने के लिए शब्द नहीं मिले थे। सोच रहा हूं, राहुल ने देर रात कहा कि उसे डर नहीं था। किसे? हरिया काका को। जब वो आखिरी चक्कर लगाने गया था उसे पता नहीं था कि वो नहीं बचेगा, मगर अगर पता भी होता तो शायद वो जाता। विकास ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद राहुल ने फिर कहा, और अभी भी जाता है, मरने के बाद भी, जैसे उसने ठान लिया कि यही उसका काम है। बाहर हवा में वो आवाज थी, रेत की आवाज, ना ठीक सीटी ना ठीक रोना। सुबह मैकेनिक आया। बस में एक छोटी सी टेक्निकल फॉल्ट थी। फ्यूल पंप में कुछ अटक गया था। आधे घंटे में ठीक हो गई। परिवार बस में चढ़ा। बच्चे रात की बात भूल चुके थे। वो बाहर की रेत देख रहे थे। दूर एक ऊंट दिख रहा था। वो उत्साहित थे। बड़े लोग थके हुए थे मगर चल पड़ते थे। विकास ड्राइविंग सीट पर बैठा। इंजन चालू हुई। मनोहर लाल बाहर खड़ा था। उसने हाथ हिलाया। विकास ने शीशे से बाहर झांक कर उससे पूछा, वो जगह जहाँ उनकी बैलगाड़ी पलटी थी कहाँ है? मनोहर लाल ने उस रास्ते की तरफ इशारा किया जहाँ आपकी बस बंद हुई थी। ठीक वहीं से आगे थोड़ा हटकर एक पुराना कुआं है, उसके पास। विकास ने एक बार रास्ते की तरफ देखा, फिर बस चला दी। जैसलमेर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। परिवार खुश था। होटल अच्छा था। रेत के टीले शानदार थे। बच्चे ऊंट पर बैठकर फोटोज खिंचवा रहे थे। विकास और राहुल बस के पास खड़े थे। कंपनी को रिपोर्ट करेंगे? राहुल ने पूछा। हाँ, बस की फॉल्ट के बारे में।
और बाकी? विकास ने जवाब देने से पहले आसमान की तरफ देखा। नीला था, साफ था, धूप चमकदार थे। बाकी क्या बताएंगे, कौन मानेगा? राहुल ने कुछ नहीं कहा। दोनों चुप रहे। कुछ हफ्ते बाद विकास ने अपनी माँ को वो किस्सा सुनाया, आधा जितना बता सका। माँ ने सुना, चुप रही, फिर बोली, भगवान के बनाए दुनिया बड़ी है बेटा, हर चीज समझ में नहीं आती। विकास ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात उसने एक काम किया। पुराने कैलेंडर में उस तारीख को गोल लगाया और उसके नीचे लिखा, हरिया काका। बस इतना। राहुल ने उस घटना के बाद एक चीज बदल दी। जब भी वो और विकास किसी रूट पर निकलते हैं, शाम ढलने से पहले वो रुकने की जगह कंफर्म कर लेते हैं। कभी रात को रेगिस्तान में नहीं फंसे। कंपनी ने 1-2 बार लेट स्केड्यूल दिया। राहुल ने मना कर दिया, पोलाइटली मगर पक्के तौर पर। एक बार एक नए ड्राइवर ने राहुल से पूछा कि रात को ड्राइव में क्या दिक्कत है, रास्ता तो होता है। राहुल ने बस मुस्कुरा कर कहा, रास्ता तो होता है मगर रास्ते में और भी बहुत कुछ होता है। मनोहर लाल की धर्मशाला अब भी है, रमसर के पास, उसी सड़क पर। वो आज भी वहीं चाय बनाता है, वही धीमी आवाज़ में बात करता है। जो लोग कभी कभी रात को वहाँ आ जाते हैं, थके हुए, भटके हुए, किसी बैलगाड़ी का जिक्र करते हुए, वो उनसे वही कहता है जो उसने विकास और राहुल को कहा था। और जब लोग पूछते हैं कि क्या उन्हें डर नहीं लगा, क्या वो बूढ़ा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो मनोहर लाल बस इतना कहता है, जिसकी नीयत में किसी को तकलीफ देना नहीं था जिंदगी में, वो मरने के बाद क्या देगा। रात को जब वो सड़क सुनसान होती है और हवा उस खास आवाज में बहती है, कभी कभी दूर से घंटियों की आवाज आती है, बहुत धीमी, लगभग सुनाई ना दे इतनी, मगर जो सुनता है वो जानता है हरिया काका आज भी है, अभी भी उसी रास्ते पर, अभी भी देख रहा है, कोई फंसा तो नहीं, एक को भी मत छोड़ो। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के 8:30 बजे थे। आसमान में चांद था, मगर वो चांद किसी काम का नहीं था। कोहरे की मोटी चादर ने उसकी रोशनी को इस तरह छान लिया था जैसे किसी ने दूधिया शीशे के पीछे एक दिया जला दिया हो। रोशनी का एहसास था मगर रोशनी नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा इतना गहरा था कि आंख फाड़ कर देखो तो भी कुछ नजर नहीं आता था। बाईं तरफ खेत था जिसमें खड़ी फसल हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे, बिना किसी आवाज के, जैसे सांस ले रही हो। दाईं तरफ जंगल था, घना, काला, बेजुबान। सुरेश की फटफटिया उस सड़क पर चली जा रहे थे। इंजन की आवाज उस सन्नाटे में बड़ी अजीब लगती थी, जैसे किसी ने किसी सोते हुए की नींद में शोर मचा दिया हो। प्रकाश पीछे बैठा था, अपनी बाहें सुरेश के कंधों से थोड़ी नीचे टिकाए हुए। कोट के भीतर भी ठंड सुइयों की तरह चुभ रही थी। दोनों ने बाकी का सफ़र चुप रहकर तय करने का जैसे मन बना लिया था। दूर के मामा जी के घर पर काफ़ी वक्त लग गया था। चाय के बाद नाश्ता हुआ, नाश्ते के बाद गप्पे हुए और गप्पों के बाद मामा जी ने रात रुकने की जिद की थी, मगर दोनों ने मना कर दिया था। अब प्रकाश को उस फैसले पर थोड़ा अफसोस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे डर लग रहा था, वो इस रास्ते से गुजरा था पहले भी, दिन में, मगर दिन में और रात में फ़र्क होता है।
दिन में रास्ता रास्ता होता है, रात में वही रास्ता कुछ और हो जाता है। कोई शक्ल नहीं होती, कोई हद नहीं होती, बस कोहरा होता है और उसके भीतर वो सब कुछ होता है जिसे आप सोचना नहीं चाहते हैं। चाचा जी की शादी के कार्ड उसके झोले में थे, कुछ अभी भी बाकी थे, कल दूसरे रूट पर बांटने थे। कागज की छपाई की खुशबू अभी भी आ रही थी उस थैले से। कल प्रेस वाले ने कहा था, बड़ा मुबारक मौका है भैया, कार्ड छपवाना मतलब खुशी छपवाना। प्रकाश को उस वक्त वो बात अच्छी लगी थी। अभी उस बात का ख्याल आया तो उसने सोचा कितनी आसान होती है खुशी जब तकलीफ ना हो। सुरेश की फटफटियाँ बेफिक्री से चल रही थी। सुरेश खुद बेफिक्र इंसान था। उसकी जिंदगी में कोई उलझन नहीं थी, कोई रंज नहीं था। जो सामने आया उससे निपट लो, यही उसका फलसफा था। इसीलिए जब मामा जी ने रात रुकने को कहा था तब प्रकाश हिचकिचाया था। सुरेश ने सीधे मना कर दिया था, भाई कल सुबह दूसरे रूट पर भी तो जाना है, यहाँ रुके तो वो रूट पिछड़ जाएगा। तर्क सही था, मगर तर्क हमेशा सही जगह नहीं पहुंचाता। जंगल की तरफ से कभी कभी कोई आवाज आती थी, पत्तों की सरसराहट, कभी कोई शाख का टूटना। प्रकाश ने 2-3 बार मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था जो अंधेरे में मिला हुआ था। फटफटिया की हेडलाइट एक पतली सी रोशनी की लकीर बनाती आगे बढ़ रही थी और वो लकीर कोहरे में जाकर बिखर जाती थी। तभी वो हुआ, इतनी तेजी से हुआ कि सुरेश के हाथ ब्रेक पर जाने से पहले दिमाग में कोई सोच नहीं बन पाई। सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था, एक जानवर जैसी प्रतिक्रिया, जैसे फटफटिया चीखती हुई रुक गई। एक बुजुर्ग आदमी था सामने, बिल्कुल सड़क के बीच, जंगल से निकला था। इतना तो तय था क्योंकि एक पल पहले वहां कोई नहीं था और अगले पल वो था, धोती पहने हुए, ऊपर एक पुराना अगोछा लपेटे। उसके पांव नंगे थे, उसके बाल सफेद थे और बिखरे हुए। उसका चेहरा, प्रकाश ने बाद में सोचा कि उसके चेहरे पर किसी चीज का इजहार था, डर, दर्द या कुछ और। आदमी लड़खड़ाते हुए आगे आया। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, मेरे बेटे को बचा लो, सांप ने काट लिया है उसे, अस्पताल ले जाना होगा जल्दी। सुरेश और प्रकाश एक दूसरे को देखने लगे। गांव देहात में रहने वाले जानते हैं कि ऐसे मौक़ों पर क्या होता है। सांप का काटना कोई मामूली बात नहीं, जहर फैलने में देर नहीं लगती और अगर इलाज नहीं मिला तो इंसान चला जाता है। दोनों के मन में एक पल के लिए ठिठकाहट आई। रात थी, जंगल था, बुजुर्ग अजनबी था, मगर उस ठिठकाहट को ज़मीर ने एक पल में ही दबा दिया। किसी को मरते नहीं छोड़ सकते हैं। फटफटिया उन्होंने सड़क के किनारे झाड़ियों से सटाकर खड़ी की, उसकी हेडलाइट बंद की। सुरेश ने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसके पास हमेशा माचिस रहती थी, पुरानी आदत थी, और दोनों उस बुजुर्ग के पीछे जंगल के अंदर चले गए। जंगल के अंदर कदम रखते ही ठंड और बढ़ गई। ये ठंड सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, इसमें कुछ और था, जैसे हवा का स्वभाव बदल गया हो। बाहर कोहरा था, यहाँ भी कोहरा था, मगर ये कोहरा और घना था और इसमें एक नमी थी जो चमड़े के नीचे तक पहुँचती थी। पेड़ इतने पास पास थे कि माचिस की रोशनी 2-4 कदम से ज़्यादा नहीं दिखाते थे। ज़मीन पर सूखे पत्ते थे और उन पर चलने से जो आवाज़ आते थे वो इस सन्नाटे में बहुत ज़्यादा लगती थे। वो बुज़ुर्ग आगे आगे चल रहा था। प्रकाश ने ध्यान दिया कि वो बुज़ुर्ग पत्तों पर चल रहा था, मगर उसके कदमों की आवाज़ नहीं आ रही थी।
ये बात उसे उस वक्त महसूस हुई, मगर उसने जहन में उसे वहीं दबा दिया। शायद वो आदमी हल्के पांव चलता हो, शायद इस तरफ पत्ते कम हो, शायद डर की वजह से वो खुद इतनी आवाज़ कर रहा था कि दूसरे की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था। कितनी दूर है? सुरेश ने पूछा। बस थोड़ा और, बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज़ उन पेड़ों के बीच अजीब तरह से गूंजी, जैसे आवाज़ एक जगह से नहीं चारों तरफ से आई हो। करीब 10 मिनट चले होंगे। जंगल के भीतर एक जगह थी जहाँ पेड़ थोड़े कम थे, एक छोटा सा खुलापन था और वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, इतनी पुरानी कि उसके छप्पर के आधे हिस्से पर पेड़ की एक शाखा गिरी हुई थी। दीवारें मिट्टी की थी और उनमें दरारें थी। दरवाज़ा एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा था जो एक ही कांटे पर टिका था। बुजुर्ग ने उस दरवाजे को धकेला और अंदर चला गया। सुरेश और प्रकाश रुक गए। प्रकाश के सीने में कुछ कसने लगा, एक बेनाम सी तकलीफ, जैसे किसी ने हौले से उसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। सुरेश ने माचिस की तीली जलाई। रोशनी हुई, कांपती हुई, और उस कांपती रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुरेश की आंखों में अभी भी वो था जो प्रकाश के सीने में था, मगर वो अंदर गए। झोपड़ी के अंदर एक आदमी जमीन पर पड़ा था। जवान था, कोई 25-27 साल का। उसके बदन पर एक मैली धोती थी, आंखें बंद थी। उसका दाहिना पांव एक तरफ मुड़ा हुआ था और उस पर एक कपड़ा लपेटा था। कपड़े पर काले धब्बे थे जो शायद खून था, पुराना खून। सुरेश आगे बढ़ा। उसने उस आदमी को आवाज़ लगाई, कोई जवाब नहीं। उसने एक हाथ बढ़ाया कि नब्ज देखे। उसका हाथ उस आदमी के हाथ पर जाकर रुक गया। सुरेश ने प्रकाश को देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। प्रकाश ने खुद झुककर उस आदमी को देखा। माचिस की रोशनी में उसने उस चेहरे को गौर से देखा और उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा जाना पहचाना था। नहीं, ये सही शब्द नहीं है। वो चेहरा किसी जाने पहचाने चेहरे जैसा था। उसकी नाक, उसकी ठुड्डी, उसके माथे की बनावट, ये सब मिलाकर एक ऐसी शक्ल बनाते थे जो उसने कहीं देखी थी, मगर कहाँ। वो सोचने की कोशिश करने लगा, मगर उसका दिमाग उस वक्त काम करने से मना कर रहा था। पीछे से बुजुर्ग की आवाज़ आई, मेरे बेटे को उठाओ, ले चलो अस्पताल। सुरेश ने फिर उस आदमी को उठाने की कोशिश की और तब वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसका हाथ उस आदमी के कंधे से गुजर गया, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं, जैसे जिस्म था ही नहीं, जैसे रोशनी और ज़मीन के बीच में कुछ दिख रहा था। वो सिर्फ दिख रहा था, वहाँ पर मौजूद नहीं था। सुरेश पीछे हट गया। प्रकाश के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। दोनों एक साथ मुड़े। बुजुर्ग अब दरवाजे पर नहीं था। वो भागे। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से नहीं। कोई रास्ता नहीं दिखा, बस दौड़ते रहे, पत्तों पर, जड़ों पर, टहनियों को हाथों से हटाते हुए। सुरेश के हाथ में माचिस की आखिरी तीलियां जल रही थी और बुझ रही थी। एक बार प्रकाश गिरा, घुटना छिल गया। उसने महसूस भी नहीं किया, उठा और दौड़ता रहा। जंगल खत्म हुआ, सड़क आई। फटफटिया जहाँ खड़ी की थी वहीं थी। दोनों वहाँ आकर रुके, हाँफ रहे थे। सुरेश ने फटफटिया स्टार्ट की। पहली बार में नहीं हुई, दूसरी बार में नहीं हुई, तीसरी बार में हुई। दोनों बैठे, फटफटिया चल पड़ी। किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरे रास्ते में एक शब्द नहीं। घर पहुँचे।
प्रकाश अपने घर गया, चारपाई पर लेट गया और छत को देखता रहा। नींद आई या नहीं ये उसे याद नहीं। अगले 2-3 दिन उसी तरह गुजरे जैसे गुजरते हैं जब कोई चीज़ दिमाग में अटकी हो। सब कुछ होता रहता है, खाना पीना उठना बैठना, मगर जहन किसी और जगह होता है। प्रकाश और सुरेश ने उस रात के बारे में बात करने की कोशिश की एक बार, मगर सुरेश ने हाथ हिला दिया। जो हुआ सो हुआ, भूल जा। सुरेश भूलने में माहिर था, प्रकाश नहीं था। चाचा जी की शादी की तैयारियां जोरों पर थी। घर में आना जाना था, रिश्तेदारों का हुजूम था, हंसी मजाक था। प्रकाश उसमें शामिल होता रहा, मगर उसकी आंखें कहीं और देखती रहीं। उस रात उसने वो चेहरा याद करने की कोशिश की। जंगल की झोपड़ी में जो जवान लड़का पड़ा था, उसका चेहरा। वो चेहरा किस चेहरे जैसा था, कौन था वो? और तब उसे याद आया, घर में एक पुरानी अलमारी थी, लकड़ी की, भारी। उसमें ताला लगा था और चाबी चाचा जी के पास रहती थे। उस अलमारी में घर की पुरानी चीज़ें थी, कागजात, पुरानी तस्वीरें, दादाजी के ज़माने की कुछ चीज़ें। प्रकाश ने चाचा जी से चाबी मांगी, किसी पुराने कागज़ की ज़रूरत का बहाना बनाकर। अलमारी खुली, उसने तस्वीरें निकाली। पुरानी थी, काली सफ़ेद, धुंधली, किनारों से मुड़ी हुई। उसने एक एक करके देखी। ज़्यादातर में अपने बुज़ुर्गों के चेहरे थे जिन्हें वो पहचानता था, दादाजी, दादी जी, बड़े ताऊ जी। और फिर एक तस्वीर आई, उसमें 2 लोग थे। एक बुज़ुर्ग, वही चेहरा, वही माथा, वही झुकी हुई पीठ जो उसने उस रात जंगल में देखा था। और उसके बगल में एक जवान लड़का खड़ा था, वही जवान लड़का, वही चेहरा। प्रकाश का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। तस्वीर के पीछे पेंसिल से कुछ लिखा था। स्याही पुराना था, अक्षर धुंधले थे, मगर पढ़े जा सकते थे। दुर्गा प्रसाद और उनका बेटा रमेश, सन 1950। प्रकाश उस दिन शाम को अपने दादाजी के सबसे पुराने दोस्त के पास गया। गांव में वो इकलौते बचे थे जो उस ज़माने को जानते थे। काका बाबा जैसे सब उन्हें कहते थे। 90 पार की उम्र, मगर जहन अभी भी साफ था। प्रकाश ने तस्वीर दिखाई। काका बाबा ने तस्वीर को देर तक देखा। उनके हाथ कांपने लगे। फिर उन्होंने जो बताया वो इस तरह था। सन 1950 के आसपास की बात है। ठीक वैसा ही ज़माना। गांव देहात, कच्ची सड़कें, यातायात का नामो निशान नहीं। उस ज़माने में भी एक शादी तय हुई थी। घर में खुशी थी और उस खुशी में एक नौजवान था। प्रकाश के चाचा जी से पहले की पीढ़ी का, घर का ही एक फर्द जिसे शादी में जाना था, मगर वो किसी बात से डरा हुआ था। वो नौजवान दुर्गा प्रसाद का बेटा रमेश था। रमेश उस घर से रिश्ते में था, दूर का, मगर था। और उस रात को उसे सांप ने काटा था, उसी जंगल के पास वाले रास्ते पर। वो सड़क पर आया, उसने गुहार लगाई। उस रात उस सड़क पर एक ही सवारी गुजरी। एक साइकिल पर एक नौजवान जा रहा था। शादी का मौसम था। वो नौजवान किसी को कार्ड देने जा रहा था। हाथ में थैला था, जल्दी में था। उसने रमेश को देखा, रुका नहीं। रमेश उस रात मर गया, सड़क पर अकेले। दुर्गा प्रसाद को जब खबर मिली तो वो रात को वहाँ पहुँचे। बेटा जा चुका था। उन्होंने उसे जंगल के उस पुराने टूटे हुए आश्रय में रखा, जहाँ तक वो उसे खींच कर ले जा सकें और मदद के लिए गांव की ओर भागें। दुर्गा प्रसाद भी उस रात नहीं लौटे। किसी ने कहा कि वो रास्ते में ही गिर पड़े। दिल टूट गया था या दिल रुक गया था, क्या फ़र्क पड़ता है। वो साइकिल वाला नौजवान कौन था?
काका बाबा ने रुककर प्रकाश की तरफ देखा। तेरे चाचा जी का बड़ा भाई, तेरे बड़े ताऊ जी, जो बहुत पहले गुजर गए। प्रकाश देर तक वहां बैठा रहा। बाहर रात हो रहे थे। काका बाबा चुप थे। कमरे में एक दीपक जल रहा था। फिर प्रकाश ने एक काम किया। उसने अपने झोले से एक कार्ड निकाला। चाचा जी की शादी का कार्ड, अभी अभी छपा हुआ, सुर्ख और साफ, और उसे देखता रहा। कार्ड पर चाचा जी का नाम था, उसी घर का नाम, उसी खानदान का नाम। प्रकाश ने सोचा, क्या ये इत्तेफाक है कि उसी खानदान में एक बार पहले भी शादी की तैयारी थी, कार्ड बांटे जा रहे थे और उस रात किसी ने एक मरते हुए को नहीं बचाया, और आज उसी खानदान में फिर शादी है, फिर कार्ड बांटे जा रहे हैं, और उस रात उसी जंगल ने उन्हें बुलाया। मगर एक फर्क था, वो रुके थे, वो जंगल के अंदर गए थे, वो वापस आ गए थे। क्या वो परीक्षा थी? शायद, या शायद दुर्गा प्रसाद और रमेश की रूहें उस रास्ते पर हर उस रात भटकती हैं जब ठंड हो, कोहरा हो और दूर से किसी सवारी की आवाज़ आए। शायद वो हर बार देखते हैं कि इस बार कौन रुकेगा, इस बार कोई आएगा या नहीं, और जब कोई नहीं रुकता तो वो फिर उसी झोपड़ी में लौट जाते हैं। मगर उस रात सुरेश और प्रकाश रुके थे, वो गए थे, और शायद इसीलिए वो लौट सकें। चाचा जी की शादी धूमधाम से हुई, बाजे बजे, फेरे पड़े, मेहमान खाना खाकर गए। प्रकाश उस पूरे दिन वहाँ रहा, हंसता रहा, काम करता रहा। मगर शाम को जब भीड़ थोड़ी कम हुई, वो अकेले एक तरफ बैठ गया। उसने वो पुरानी तस्वीर निकाली, दुर्गा प्रसाद और रमेश की, और उसने उस तस्वीर को एक अगरबत्ती के सामने रखा। कोई रस्म नहीं थी, कोई पंडित नहीं था, कोई मंत्र नहीं था, बस एक इंसान था जो दूसरे इंसानों के लिए कुछ महसूस कर रहा था, जो उसे कभी मिले नहीं थे, जिनके साथ कभी अच्छा नहीं हुआ और जिनकी कहानी किसी को याद नहीं थी। अगरबत्ती का धुआं ऊपर उठा, हवा में मिला और बिखर गया। उस रात प्रकाश ने सुरेश को वो सारी बात बताई, तस्वीर दिखाई, काका बाबा की कही हुई बात बताई। सुरेश देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, तो उस रात वो हमें डराने नहीं आए थे? नहीं, वो देखना चाहते थे कि हम रुकेंगे या नहीं। सुरेश ने आसमान की तरफ देखा। रात साफ थी, कोहरा नहीं था, तारे दिख रहे थे। तो हम पास हो गए? सुरेश ने पूछा। प्रकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात के बाद प्रकाश उस रास्ते से कई बार गुजरा, हमेशा दिन में, हमेशा तेजी से। जंगल जब भी दाईं तरफ आता तो एक बार उसकी तरफ देखता और फिर आगे बढ़ जाता। जंगल चुप रहता हमेशा, मगर एक बार, सिर्फ एक बार उसे लगा कि उस जंगल के घने अंधेरे के भीतर से कोई उसे देख रहा है। कोई जो अब थका हुआ नहीं था, कोई जो अब बेचैन नहीं था, कोई जिसे वो मिल गया था जो वो ढूंढ रहे थे। और उस दिन प्रकाश ने फटफटिया रोकी, जंगल की तरफ मुंह किया और बस इतना कहा, जाओ, चैन से जाओ। हवा चली, पत्ते हिले और फिर सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।